महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर वोटिंग पूरी हो चुकी है। वोटरों ने अपना फैसला सुना दिया है और अब इंतजार 23 नवंबर का होगा। किसके पक्ष में नतीजे आएंगे और किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन जिस तरीके का चुनाव का परसेंट रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगाया है, बीजेपी, कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से जनता को रिझाने की कोशिश की है, उसमें किसका पलड़ा भारी है, आज हम आपको ये बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या महायुति सबसे मजबूत है या फिर महाविकास आघाड़ी ने पूरा दम लगाने के बाद जनता का भरोसा जीता है। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्या शिवराज मामा का जादू चल रहा है या फिर हेमंत सोरेन अपनी सत्ता बचाने में सफल साबित होंगे। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन राज्यों में उपचुनाव हुआ है वहां पर किसका पलड़ा भारी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे चुनाव को करीब से देखा है, समझा है, नेताओं को के बयानों को सुना है। वो क्या समझते हैं कि आखिर मतदाताओं के मन में कौन है, कौन सी पार्टी है और किसके सिर पर ताज बंधने वाला है। तो अभिलाष जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लोकमत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने ताकत झोंकी, और क्या लगता है आपको कि एक हैं, सेफ हैं या फिर बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे असरदार साबित होंगे, या फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया है वो असर दिखा पाएंगे? देखो, महाराष्ट्र की राजनीति उन रास्ते पे चली गई है जहां एक समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति होती थी, जहां पर कई सारे दल थे और वोटर्स कंफ्यूज थे। वोटर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही बात बोल रहा है, कौन सिर्फ सपने बेच रहा है। तो आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षों तक जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा कब्जा नहीं हो गया था, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो चित्र था वो आज महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य के सामने आ रहा है, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य था जिसने हमेशा बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी प्रगति की थी, चाहे वो बम्बई में हो, चाहे पुणे में हो, और काफ़ी अर्बनाइज स्टेट है। वहाँ की कृषि व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी, पंचायत की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, और सामाजिक जो संरचना थी वो भी अच्छी थी। अब हम चुनाव पर आते हैं कि चुनाव में हमने अब देखा है पिछले दिनों से जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। पैसे का बहुत चलन वहाँ चल रहा है, लाखों की संख्या में नासिक में और बाकी जगहों पर से वो एक तो कैंडिडेट ने 24 घंटे पहले चुनाव के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अब वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो दिख रही है। सभी को मालूम है कि शिवसेना टूटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है। पुरानी शिवसेना जो थी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की, वो भी टूटी पड़ी हुई है। कांग्रेस ने जरूर पिछली बार लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छी प्रगति दिखाई थी। भारतीय जनता पार्टी की भी हालत ख़राब है। और अब ये जो दोनों अलायंसेस जो अलग अलग जो दिख रहे हैं, एक के सामने दिख रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से मतदाता को भी भ्रमित किया है कि कौन सही बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। क्योंकि लोगों को ये भी डर है कि मान लीजिए एकनाथ शिंदे की सरकार या उनकी जो युति है, जो महायुति जिसको बोल रहे हैं, वो यदि हार जाती है और यदि कुछ सीटों का यदि कुछ कम पड़ती है, और यदि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार की जो अलायंस बना है वो यदि कुछ सीटों के साथ जीत जाता है, तो क्या कुछ यहाँ से वहाँ पर एमएलए चले जाएंगे। तो ये हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक संदेश देता है। दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में किसानों की समस्याएं इस बार इस चुनाव में बहुत, जिसको कहते हैं, प्रभावी तौर पर उठ के आई है। लगातार सोयाबीन और कपास की फसलों को लेके वहाँ के किसान जो एमएसपी डिमांड कर रहे थे, जो उनकी समस्याएं थी, वो इस चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बन के उभरा है। दूसरी बात ये भी है, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखकर ये कहने की बात की थी कि बहुत सारे बिजनेस हाउसेस जो नए हैं और जो काफ़ी प्रगति कर रहे हैं, उनको एकाधिकार का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से अडानी के ऊपर उन्होंने बात करी थी और दूसरे ऐसे उद्योग समूहों पर बात करी थी जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया। तो बम्बई में आज की स्थिति में धारावी की झोपड़पट्टी हो या बम्बई का एयरपोर्ट हो या बाकी सारी चीज़ों पर एक उद्योग समूह का जो कब्जा है, उसके बारे में राहुल गांधी ने अलग तरीके से बात करी थी, जो बहुत राजनीतिक दलों में और मतदाताओं पे काफ़ी गहरा प्रभाव डाला, ऐसा मैंने सुना है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराष्ट्र में जो पिछले 3-4-5 सालों से जो गड्ढमड्ढ सरकार चल रही थी, पहले देवेंद्र फडणवीस कहाँ थे,
मुख्यमंत्री थे और ऐसा माना जाता है कि देवेंद्र फडणवीस उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं भाजपा के जो निष्कलंक हैं और जो ईमानदार हैं, और उनको भाजपा ने कहाँ से कहाँ ले जाए। उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के साथ में उनके साथ उस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री पद दे दिया जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस को एक्शन लेना थी, सिंचन घोटाले में, मतलब सिंचाई घोटाले में। तो अब इन सारी चीज़ों का जो मैंने जो जानकारी हासिल की है महाराष्ट्र में, उससे पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उसके साथ में अजित पवार के लड़ने के चलते लोगों में बहुत नाराजगी है। ये बात सही है कि जो पार्टी या सरकार जो घोषणाएं करती है तो निश्चित रूप से विपक्ष उससे ऊपर जाकर करता है, लेकिन उसके बाद में हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार ऋण का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है, लोन बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट की स्थिति निर्माण होने वाली है और ये साधारण व्यक्ति की जेब में से जाता है जिनको लाडली बहन या लाडली बहना योजना से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे आप और हम हैं, हम लोगों को, या कुछ लोगों ने लड़कों के लिए बात करी कि भाई लड़कों ने क्या बिगाड़ा, उनको क्यों नहीं। तो धीरे धीरे जिस तरीके से राजनीतिक दल सरकार की तरफ से इस तरीके की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे लोगों में एक नाराज़गी भी है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के एक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले में बात की थी कि इस तरीके से आप यदि वोटर्स को लुभावने की योजनाएं बनाते जाओगे तो समाज के लिए, प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए घातक है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के चुनाव से ये पता लगेगा कि क्या आसाम में जो हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वही वापस महाराष्ट्र में होगा क्या। और यदि एकनाथ शिंदे की सरकार यदि 1500 से 2100 पे ले जाने की बात करती है और मतदाता उसको देखकर यदि उनको वोट करते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि अगले हर चुनाव में हर राज्य में इस तरीके की घोषणाएं होती रहेंगी और सरकारी धन जो मतदाता और जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी जेब में से जो जाएगा वो कुछ ही वर्ग के लोगों तक जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए लोगों को कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखना पड़ेगा, लेकिन वो एक अलग बात है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति की, जिसमें ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र जैसा जो प्रगतिशील राज्य था वो कहीं जाके ठिठक गया है, क्योंकि बहुत कुछ उद्योग भी वहाँ के गुजरात में या दूसरे राज्यों में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्थायी सरकार पिछले कुछ दिनों से नहीं थी और डिसीजन मेकिंग जो था या निर्णय लेने की क्षमता जो थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे थे। इसी के अलावा हम ये भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे। क्या बुधनी विधानसभा सीट पर शिवराज के जाने के बाद बीजेपी अपनी जो सीट है उसको जीतने में बरकरार रख पाती है या फिर कांग्रेस उसमें सेंध लगा पाती है। और साथ ही विजयपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव, जहां पर कांग्रेस के विधायक ने दल बदल कर बीजेपी का दामन थामा और वहां पर उपचुनाव हो रहा है। सर, इन 2 सीटों को लेकर क्या आकलन आपको लग रहा है, क्योंकि अब नतीजे आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि बुधनी और विजयपुर में कोई हेरफेर हो सकता है या फिर वहां भी कांटे का मुकाबला आपको नजर आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि बुधनी और विजयपुर की तो स्थिति ये थी कि वहाँ कांग्रेस ने सीट जीती थी पिछले चुनावों में, और वही कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव जीता था वो कैंडिडेट अब आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और मतलब वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके कैंडिडेट हैं और वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी है वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट्स में से, बुधनी तो खैर शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रहा है, तो और शिवराज सिंह जी ने वहाँ पर जाके बहुत बार कैंपेनिंग की है और उन्हीं के जो जिसको कहते हैं फॉलोअर और जो पूर्व सांसद हैं वो भार्गव जी वहाँ से चुनाव जीतने में मुझे नहीं लगता कि कोई कठिनाई होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है उसमें भी कोई बहुत, मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है। उनकी संगठन क्षमता भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्षमता से बहुत कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में भी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा दोमत नहीं दिख रहे हैं मेरे को कि बुधनी में या विजयपुर में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है। ये बात निश्चित है कि दल बदलने के बाद में कैंडिडेट का उसके फॉलोअर्स में क्या बदलाव आता है, लेकिन विजयपुर जो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है और लगातार रावत एक बहुत बड़े जिसको कहते हैं इज अ टॉल लीडर देयर, तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में जो 2 सीट्स है, मध्य प्रदेश में 163 सीटों पे ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। यदि विजयपुर जीत जाते हैं तो 164 हो जाएंगी सीटें, तो इसलिए लोगों में भी उत्साह की कमी हो सकती है कि ऐसी कोई उलटफेर, यदि मान लीजिए दोनों सीटें भी कांग्रेस जीत जाती है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि बुधनी तो चूँकि सीहोर और वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, शिवराज जी ने काफ़ी कैंपेनिंग करी, बाकी बड़े बड़े नेता गए हैं, तो मुझे लगता है कि इन दोनों उपचुनाव में कांग्रेस हार सकती है। तो कुल मिलाकर अब इंतजार होगा कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव के साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे किस तरीके से आते हैं, क्या बड़ा उलटफेर होगा, इस बात के संकेत
भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में सरकार बरकरार रहती है या फिर बीजेपी जो है वहां पर कब्जा जमाती है, और साथ ही महाराष्ट्र के नतीजों पर सबकी नजर होगी, क्योंकि यहाँ पर कई राजनीतिक दल हैं, बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो कौन यहाँ पर जीत दर्ज करके सत्ता का सिंहासन हासिल करता है, इसके लिए अब कुछ दिनों का इंतजार करना होगा।